हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म जॉनटेक डिजिटल। प्रीवियस वीडियो में हमने आरएसी स्टार्ट किया था, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग स्टार्ट किया था। हमने रेफ्रिजरेशन का बेसिक देखा था कि रेफ्रिजरेटर किस तरह से काम करता है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रेफ्रिजरेटर जो हमारे घर में है उसका वर्किंग प्रिंसिपल और वो किस साइकिल पर काम करता है, एक्चुअली उसकी साइकिल क्या होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम को देखा था। आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, अब हम एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम और घर जो हमारे घरों में जो फ्रिज होता है वो किस रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर काम करता है उसको हम चेक करने वाले हैं। जो हमारे घरों में जो फ्रिज होता है वह काम करता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वीसी सिस्टम पर। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल या वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या फिर वीसी सिस्टम पर काम करता है। ये वीसी सिस्टम कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उनको हम ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें ये कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। इवोपरेटर लगा हुआ होता है जिसको हमने फ्रीजर के नाम से जाना था। इसके साथ हमने फ्रेंडली किया था आपको कौन कौन से कंपोनेंट किस किस तरह से लगे हुए होते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। कंप्रेसर लगा हुआ होता है, कंडेंसर लगा हुआ होता है और थ्रॉटलिंग वाल्व लगा हुआ होता है। तो हमने यहाँ से इसको डिटेल में देखना है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, किस तरह से वर्क करता है। एक्चुअली हमने कहा था स्टोरेज स्पेस का मीनिंग होता है जो फ्रिज के अंदर सामान रखा है, जो जितना स्टोर हम कर सकते हैं उसको मैंने स्टोरेज स्पेस कहा है। इवोपरेटर क्या करेगा, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, ये आपके दिमाग में है ही कि इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। तो ये रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है तो ये रेफ्रिजरेंट का लो टेम्परेचर होने के कारण, यहाँ टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ से हीट इसकी तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर जाती है। मैंने कहा यह है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्यू ए अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से इन्होंने ले लिया, क्यू ए अमाउंट ऑफ हीट इन्होंने यहाँ से ले लिया, मतलब स्टोरेज स्पेस से इन्होंने हीट को ग्रहण किया है। ये रेफ्रिजरेंट यहाँ पर घूम रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। यहाँ से जब हीट मिलेगी तो ये रेफ्रिजरेंट इवोपरेट हो जाता है, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस डिवाइस को हम इवोपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवोपरेटर बोलते हैं। जैसे ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवोपरेट हुआ तो सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर क्या होती है? जहाँ से वेपर बनना स्टार्ट होता है वो सैचुरेटेड वेपर होती है। सैचुरेटेड वेपर बना, सैचुरेटेड वेपर को मैं एंटर कराता हूँ कहाँ? कंप्रेसर में। कंप्रेसर को मैं वर्क देता हूँ, WC अमाउंट ऑफ वर्क दिया। कंप्रेसर को कितना वर्क दिया? WC अमाउंट ऑफ वर्क दिया। तो कंप्रेसर यहाँ इस सैचुरेटेड वेपर को कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करने के बाद इसको सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसको कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेसर इसको कंप्रेस करता है तो प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसके कारण ये सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। सुपर हीटेड वेपर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसको मैं कंडेंसर कॉइल से बाहर की तरफ निकालता हूं। कंडेंसर कॉइल को हमने देखा था कि फ्रिज के पीछे वाले पार्ट में लगी हुई होती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता था, हमने कहा था कंडेंसर कॉइल से ही हीट का रिजेक्शन होगा बीसी सिस्टम में। बीसी सिस्टम में हीट का रिजेक्शन कहां से होगा? कंडेंसर कॉइल से। कंडेंसर कॉइल से हीट का रिजेक्शन हो गया, मैंने QR अमाउंट ऑफ हीट यहां से रिजेक्ट कर दिया। कहां? एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दिया। कंडेंसर कॉइल से बाहर जाता है, जैसे ही कंडेंसर कॉइल से बाहर जाता है तो लिक्विड कंडेंस हो, ये वेपर क्या हो जाएगी? कंडेंस हो जाएगी, इसलिए इसको हमने क्या बोला? कंडेंसर। वेपर हो जाएगी कंडेंस, तो कंडेंस होने के बाद वो लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बना है सैचुरेटेड लिक्विड। क्या बना है? सैचुरेटेड लिक्विड। जहाँ लिक्विड बनना स्टार्ट होता है वो क्या होता है? सैचुरेटेड लिक्विड। अब इस सैचुरेटेड लिक्विड को हम फ्लो कराते हैं किससे? एक्सपेंशन वॉल्व से। जो एक्सपेंशन वॉल्व यहाँ पर लगा हुआ होता है वो है थ्रॉटलिंग वॉल्व। थ्रॉटलिंग वॉल्व से फ्लो करेंगे। फ्लो करने के बाद मैंने इसका जो यहाँ पर प्रेशर का चेंज होने के कारण, प्रेशर्स का चेंज होने के कारण, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रेशर का चेंज किस तरह से होता है और क्यों होता है। कि यहाँ पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है इनलेट पर, आउटलेट पर प्रेशर कम होता है, इसलिए फ्लो बहुत तेज़ी से होता है। प्रेशर के चेंज के कारण कुछ पार्ट वेपराइज हो जाता है, पूरा पार्ट नहीं। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है इसका कुछ पार्ट वेपराइज हो जाता है। यहाँ पर हमें बैट रीजन मिलेगा, बैट रेफ्रिजरेंट का बैट फेस मिलेगा। बैट का मतलब होता है लिक्विड प्लस वेपर दोनों का मिक्सचर। यहाँ लिक्विड प्लस वेपर दोनों का मिक्सचर मिलता है, फिर ये एंटर करता है। हमने कहा कि सर लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर एंटर करेगा क्या? हमने कहा नहीं, लिक्विड प्लस वेपर के मिक्सचर को हम कभी भी एंटर नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इवोपरेटर में लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर एंटर कराऊंगा, ध्यान से समझना, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर एंटर कराऊंगा तो वेपर क्या होता है, जैसे लिक्विड जब वेपराइज होता है तो अपनी साइज को बढ़ाता है। ऑब्वियसली साइज बढ़ती है वेपर के साइज। जैसे एक रूम है, इसके अंदर 1 किलोग्राम एयर हो सकती है, इसी एयर को कंप्रेस करके मैं एक बोतल में रख सकता हूँ, 1 किलोग्राम की बोतल में।
तो जैसे ही पार्ट वेपराइज होता है, गैसियस फेस में जाता है किसी भी लिक्विड का, तो उसका साइज बढ़ जाता है, स्पेस बढ़ जाता है। अगर मैं वेपर फेस यहां से एंटर कराऊंगा, पहला बात बता रहा हूं, अगर मैं वेपर फेस यहां से एंटर कराऊंगा तो इवापोरेटर की साइज मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी। जब इवापोरेटर की साइज इंक्रीज होगी, ध्यान से समझना, साइज इंक्रीज होगी तो कंपोनेंट की साइज भी इंक्रीज होगी, और इवापोरेटर की साइज इंक्रीज होगी तो कंपोनेंट की साइज इंक्रीज होगी, और कंपोनेंट की साइज इंक्रीज होगी तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। तो फ्रिज का कॉस्ट इंक्रीज हो गया, पहली बात तो कॉस्ट इंक्रीज हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जो लिक्विड फेस होता है उसका हीट को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है बजाय गैसियस फेस के, बजाय गैसियस फेस के। गैस का हीट ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, इसलिए एक तो यहां पर कॉस्ट बढ़ गया, दूसरा ये कम अमाउंट ऑफ हीट को यहां से एब्जॉर्ब करेगा, कम अमाउंट ऑफ हीट यहां से एब्जॉर्ब करेगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम होगा, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम होगा तो फ्रिज ठंडा प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो दोनों ही कारण है कि मैं यहां पर एंटर नहीं कराऊंगा किसको, वेपर को। तो हमने कहा कि सर वेपर को आप एंटर नहीं कराओगे, तो वेपर को एंटर नहीं कराओगे तो आपको दो फायदे होने वाले हैं, एक तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा, दूसरा इसकी कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, तो हमने कहा कि सर यहां से वेपर को अलग करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करोगे? हमने कहा कि बेटा यहां से वेपर अलग करने के लिए हम एक अलग से डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज द फ्लैश चैम्बर। क्या होती है वो? फ्लैश चैम्बर। उसको मैं आगे डिटेल में देखूंगा। अभी ये क्या, यहां पर हमने क्या यूज करेंगे? फ्लैश चैम्बर। इस इवापोरेटर के अंदर हमेशा लिक्विड फेस ही एंटर करेगा। इवापोरेटर के अंदर हमेशा क्या फेस एंटर करता है? लिक्विड फेस एंटर करता है। यहां पर लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट ली जाती है ना हीट दी जाती है, इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड प्लस वेपर के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने देखा है क्या, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक्चुअली इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हमने बेसिक के साथ और देखा था, क्योंकि बेसिक से हमें कनेक्ट कराने के लिए इसको हमें बताना जरूरी होता है। जो ये कंपोनेंट जिसमें लगे हुए होते हैं वो एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, मतलब जो हमारे घरों में जो काम आता है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। इसी को मैं टीएस डायग्राम में बनाता हूँ, इसी का मैं टीएस डायग्राम बनाता हूँ कि टीएस डायग्राम में किस किस तरह से शो किया जाएगा। ध्यान से समझना, जो हमने ये देखा है इसी को मैं टीएस डायग्राम में देखूंगा, पीबी डायग्राम में देखूंगा, और पीएच डायग्राम में देखूंगा। टी का मतलब टेम्परेचर, एस का मतलब एंट्रोपी, पी का मतलब प्रेशर, एच का मतलब एंथैल्पी, और पी प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। तो मैं इसको पहले टीएस डायग्राम में देखता हूँ। टीएस डायग्राम में क्या है, किस तरह से हमने इसको बनाया, उसको ध्यान से समझिए। पहले मैं टीएस डायग्राम आपको फिगर के साथ बना के दिखाता हूँ। देखो, इसके अंदर बनाता हूँ, ये मेरे पास ये एक्सिस है जिसको मैंने टी बोला है टेम्परेचर, ये एक्सिस है जिसको मैंने बोला है एस इज द एंट्रोपी। यहाँ पर जो कर्व बनेगा प्योर सब्सटेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो इस तरह से कर्व हमने बनाया समझने के लिए। जो ये वाला पार्ट होता है, देखो ये वाला पॉइंट होता है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट। इसके इधर वाला पॉइंट है, ये है सैचुरेटेड लिक्विड। क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड। और इसके इधर वाला पार्ट है, ये है सैचुरेटेड वेपर। ये वाली लाइन है, ये है सैचुरेटेड लिक्विड, इधर वाली लाइन क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड। और ये वाली लाइन है, यह सैचुरेटेड वेपर। तो हमें देखिए, मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट को मैंने बोला 1 पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने बोला 2 पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने बोला 3 पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने बोला 4 पॉइंट। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? 4 पॉइंट से चलना स्टार्ट करूँगा। यहाँ से 4 से 1 मैं गया, 4 से 1। तो मैंने कहा कि सर यहाँ से यह है 4 और यह है 1, 4 से 1 मैंने चलना स्टार्ट किया। जैसे ही 1 पॉइंट पर गया तो सैचुरेटेड वेपर हो गया। देखो ये सैचुरेटेड वेपर, ये वेपर है, सैचुरेटेड वेपर लाइन, तो सैचुरेटेड वेपर पे चला गया। सैचुरेटेड वेपर से हमने क्या लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 1 से 2 कौन लगा हुआ? कंप्रेसर। तो इसको कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के कारण इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो हमने इसको 2 पॉइंट पर हम पहुँचा, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेसर के बाद यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हीट का रिजेक्शन होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, क्योंकि दोनों ही हीट एक्सचेंजर हैं, ये किस पर काम करते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पर। तो ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हुआ यहाँ से, ये स्टोरेज स्पेस है, ये स्टोरेज स्पेस है, यहाँ से हीट इन्होंने लिया है। तो यहाँ से कांस्टेंट प्रेशर हीट का रिजेक्शन होगा, ध्यान से समझना, ये कांस्टेंट प्रेशर हीट का रिजेक्शन हुआ। हम पहुँच गए 3 पॉइंट पर। कहाँ पहुँच गए सर? हम 3 पॉइंट पर पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए 3 पॉइंट पर। 3 पॉइंट से 4 पॉइंट की यदि मैं बात करूँ, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में देख चुके हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होती है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, H3 इज इक्वल टू H4, एंथैल्पी इज द कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, उसे हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं या फिर थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, टीएस डायग्राम है,
यहाँ पर ना तो प्रेशर है, यहाँ पर ना तो एंथैल्पी कहीं दिख रहा है, एंथैल्पी नहीं है, तो मुझे इसका रास्ता नहीं मालूम है कि किस रास्ते से जाएगा, कि टी एस के साथ, टी और एस के साथ किस तरह से वेरी करेगा, वो हमें नहीं मालूम है। और जिसका हमें रास्ता मालूम नहीं होता है उसको हम कभी भी सॉलिड लाइन से नहीं दिखाते थर्मोडाइनमिक्स में। ये हमने 4 पॉइंट पर आ गए। तो 3 to 4 मैंने डॉट डॉट लाइन इसलिए बनाया क्योंकि हमें 3 to 4 जो प्रोसेस है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, इसका रास्ता मालूम नहीं है, इसका पाथ मालूम नहीं है। इसका पाथ मालूम नहीं है तो इसलिए हमने इसको डॉट डॉट लाइन से दिखाया है। ये प्रोसेस कौन सी, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। यहाँ से हीट का एडिशन हुआ है और यहाँ पर हीट का रिजेक्शन हुआ है। दैट इज द टीएस डायग्राम ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्या है, टीएस डायग्राम। 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, WC यहां से वर्क मिलेगा। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, और 3 to 4 इस कांस्टेंट एंथैल्पी या फिर आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। क्या हो रहा है, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। डॉट डॉट लाइन से इसलिए दिखाया है क्योंकि हमें इसका रास्ता मालूम नहीं है, इसका पाथ मालूम नहीं है। यही हमने यहां पर दिखाया। देखो टीएस डायग्राम 4 to 1, ये है मेरे पास स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज स्पेस से मैं कुछ अमाउंट ऑफ हीट को यहाँ से एब्जॉर्ब करूँगा। मैंने यहाँ से क्यू ए अमाउंट ऑफ हीट लिया और क्यू आर अमाउंट ऑफ हीट को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हीट को रिजेक्ट कर दिया। 1 से 2 क्या लगा हुआ, कंप्रेशर, तो यहाँ से मुझे कंप्रेशर वर्क देना है WC, ये है वर्क इनपुट, सिस्टम को दिया गया वर्क इनपुट। यहाँ से 3 to 4 क्या है, एक्सपेंशन, पाथ मालूम नहीं है इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाया है। इसी का डायग्राम मैंने पीएच डायग्राम बनाया है। पीएच डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि हमें ये मालूम हो कि वहाँ पर हमें पाथ मालूम है, तो ये सॉलिड लाइन से दिखेगा। ये सॉलिड लाइन है, ये और ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन का मतलब जिसमें पाथ मालूम नहीं होता। पीएच डायग्राम की यदि मैं बात करूँ, प्रेशर और एंथैल्पी के बीच में बनाया गया डायग्राम। 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एंड 1 to 2 क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन है जिसमें एंथैल्पी भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। तो देखो एंथैल्पी भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। 2 to QR, 2 to 3, 2 से 3 के बीच में कांस्टेंट प्रेशर हीट का रिजेक्शन होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है। और 3 to 4 आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। ध्यान से समझना, देखो ये आइसेंथैल्पिक है, यहाँ प्रोसेस का पता चल रहा है ना, H3 इज इक्वल टू H4। यहाँ पर देखो ये क्या है, H1 और ये क्या है, H2। ध्यान से समझना, ये क्या है, H2। एंथैल्पी बढ़ रहा है, यहाँ पर एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इस डायग्राम को इस तरह से हमने बनाया। एग्जामिनर कोई भी डायग्राम आपसे बनवा सकता है और किसी भी डायग्राम में किसी भी प्रोसेस को पूछ सकता है। यहाँ से यहाँ तक कौन लगा हुआ होता है, इवापोरेटर। यहाँ से यहाँ तक कौन लगा हुआ होता है, कंप्रेशर। और 2 to 3 कौन लगा हुआ होता है, कंडेंसर। और 3 to 4 कौन लगा हुआ है, थ्रॉटलिंग वाल्व या फिर आइसेंथैल्पिक प्रोसेस या आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। इसी को मैंने पीवी डायग्राम में बनाया है। पीवी डायग्राम 4 to 1 इज हीट एडिशन, क्यू ए अमाउंट ऑफ हीट ऐड किया। एंड 1 to 2 क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक क्या है, कंप्रेशन, WC। मैंने इसको कंप्रेस किया है। जब मैं कंप्रेस करता हूं तो वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर देखो 1 पॉइंट पर वॉल्यूम ज़्यादा है और 2 पॉइंट पर वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कम हुआ है और प्रेशर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यह है कंप्रेशन। और 2 to 3 is constant pressure heat rejection and 3 to 4 is isenthalpic expansion. That's why we draw the dotted line. हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है क्योंकि हमें यहाँ पर फिर पाथ मालूम नहीं है, क्योंकि एंथैल्पी के साथ कर्व हम बना नहीं रहे हैं, तो पाथ मालूम नहीं है। कोई समस्या? ये हमारे पास है पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम एंड पीएच डायग्राम। हमने अलग अलग प्रोसेसेस को देखा था। देखो पहली प्रोसेस क्या थी, प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। यहाँ पर किस में हीट एडिशन होगा, इवापोरेटर में। दूसरा प्रोसेस है 1 to 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और तीसरा प्रोसेस है 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट का रिजेक्शन। एंड 3 to 4 इस आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, जहां एंथैल्पी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस डायग्राम से आप ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इस डायग्राम बनाते वक्त जब हम फ्रीज बना रहे हैं या फिर डायग्राम बना रहे हैं तो बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि ये थ्रॉटलिंग बॉल है ना, ये वाला थ्रॉटलिंग बॉल और ये इवापोरेटर, इनके बीच में स्पेस कम से कम हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
इनके बीच का स्पेस कम से कम हो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि हीट गेन नहीं कर पाएगा। देखो एक्चुअली ये प्रोसेस एडियाबैटिक होती है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस का अचीव करना पॉसिबल नहीं है। हीट बाहर से ना आए ये पॉसिबल नहीं है, हीट तो बाहर से लेगा ही। और इसको हम कम किस तरह से कर सकते हैं कि जितना पास हो सके उतना पास हम लगा दें टू रिजेक्ट द हीट गेनिंग, जो हीट गेन करने वाला है उसको ये रोक पाए। हम एक्चुअल कंडीशन की बात करें, थ्योरेटिकल कंडीशन में हीट गेन करेगा ही नहीं तो आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में हम आते हैं प्रैक्टिकली कि हीट बाहर से आएगी, इसको हम नहीं रोक पाएंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट तो हीट आएगा, चाहे कितना भी अच्छा इंसुलेटर लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बहुत लो होगा और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इससे बहुत ज़्यादा होगा, तो हीट एटमॉस्फेयर से रेफ्रिजरेंट की तरफ आती है। तो हम क्या करते हैं, ये थ्रॉटलिंग वाल्व इसके इवापोरेटर के जितना पास हो सके उतना पास लगाया जाता है। मैं इसका सीओपी निकालना चाहता हूं, सीओपी निकालना चाहता हूं। देखो सीओपी होता क्या है, ध्यान से समझना। सीओपी होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है। सीओपी क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है यहां पर? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज व्हाट, ध्यान से समझना। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? ये यहां से 4:1 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, तो ये क्या हो गया, H1 माइनस H4। एंथैल्पी का चेंज ही तो होगा किलो जूल पर केजी, ये आपको दिया हुआ है, H1 और H4 किलो जूल पर केजी, ये है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और वर्क इनपुट क्या होगा सर? यहाँ पर वर्क इनपुट में कंप्रेसर से ले रहा हूं तो 1 to 2 का वर्क इनपुट हो रहा है, तो H2 माइनस H1 किलो जूल पर केजी, ये है आपका वर्क इनपुट। ये क्या है आपका? वर्क इनपुट। तो हमने इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, तो सीओपी ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। चूंकि हम जानते हैं कि H3 इज इक्वल टू H4 होगा, H3 इज इक्वल टू क्या होगा? H4 होगा, क्योंकि प्रोसेस इज आइसेंथैल्पिक है, तो यहां पर H3 इक्वल टू क्या होगा सर? H4 होगा। तो हमने यहां पर कहा COP इज इक्वल टू H1 माइनस H3 अपॉन H2 माइनस H1। दिस इज द COP ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP है। यहां से एक क्वेश्चन और डेवलप होता है। एक क्वेश्चन क्या डेवलप हुआ कि इन्होंने कहा कि सर जब आप आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज कर रहे थे तो यहां पर आपने आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यूज किया था, आप यहां पर आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन यूज कर रहे हो एक्चुअल कंडीशन में। हमने कहा कि बेटा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हमें यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना है? क्योंकि वह जब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा उस समय हमें वर्क आउटपुट बहुत कम मिलेगा। वर्क आउटपुट क्या होगा? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा तो WE इज इक्वल टू माइनस BDP। BDP का मतलब क्या हो गया? वर्क इनपुट इज वेरी लेस। वर्क इनपुट क्या होगा? यहाँ पर बहुत कम होगा। यह है ओपन सिस्टम का वर्क डन। ये ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करेगा जब आप क्या लगाओगे? आइसेंट्रोपिक, मतलब टरबाइन लगाना पड़ेगा। जो एक्सपेंडर है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि सैचुरेटेड लिक्विड वहाँ पर एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। क्या टरबाइन के अंदर एक्चुअल कंडीशन में हम टरबाइन के अंदर स्टीम को एक्सपेंड कराते हैं। जब यहां पर कौन एक्सपेंड करेगा? जब टरबाइन के अंदर कौन एंटर करेगा? सैचुरेटेड लिक्विड। अगर सैचुरेटेड लिक्विड एंटर करेगा और सैचुरेटेड लिक्विड का स्पेसिफिक हीट बहुत कम होता है, इसलिए यहां पर वर्क इनपुट भी बहुत कम होगा एज कंपैरेटिवली टू वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट देने से जैसे हमने क्या कहा कि वर्क आउटपुट मिल रहा है हमें एक्स अमाउंट, उसके लिए मुझे काम करना पड़ रहा है एक्स प्लस वाई अमाउंट। भाई 100 रुपये मुझे मिल रहे हैं और काम कर रहा हूं मैं 200 रुपये का, तो वो फायदेमंद थोड़ी है। 200 रुपये तो मैं काम खर्चा कर रहा हूं, 100 रुपये मुझे मिल रहे हैं, तो हम नुकसान में है ना। तो ऐसा ही यहां पर होगा कि यहां पर टरबाइन लगाने की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यहां से जो वर्क आउटपुट मिलेगा उसके कंपैरेटिवली वो बहुत कम होगा। इसलिए मैं यहां पर हमेशा आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन यूज करूंगा, ना कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यूज करूंगा। उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ये मैंने लिख के भी आपको बताऊंगा कि आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन क्यों यूज किया जाता है, ये इसका कारण है। यहां से जो क्वेश्चन बना था वो हमने क्लियर किया है, और मेन क्वेश्चन है यहां से इसकी सीओपी से ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको भी हमें देखना है। तो देखिए सीओपी ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो मैंने समझा है उसी को मैंने लिखा है। COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज H1 माइनस H4 एंड वर्क इनपुट इज H2 माइनस H1। वर्क इनपुट क्या है? H2 माइनस H1। देखो H2 माइनस H1 है। एंथैल्पी का चेंज
क्या है, एंथैल्पी का चेंज। यहां पर हमने कहा कि H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, तो मैंने यहां से कहा कि H1 माइनस H4 और यहां से H3 इज इक्वल टू H4 कर दिया, तो मेरे पास आया H1 माइनस H3 और H2 माइनस H1। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन पैदा होगा कि सर आप एंथैल्पी को हम थर्मोडायनेमिक्स में लिखते थे CPT, यहाँ पर CPT लिख दें, तो हमने कहा कभी CPT नहीं लिखना है, क्योंकि CPT आप तभी लिख सकते हो जब आपका रेफ्रिजरेंट एयर हो, मतलब आइडियल गैस रेफ्रिजरेंट हो। एंथैल्पी इज द प्योरली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर व्हेन ओनली रेफ्रिजरेंट इज आइडियल गैस, और आपका आइडियल गैस रेफ्रिजरेंट नहीं है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट R12 हो सकता है, R134A हो सकता है, R32 हो सकता है, R22 हो सकता है, लेकिन आइडियल गैस रेफ्रिजरेंट नहीं है। आइडियल गैस रेफ्रिजरेंट नहीं है तो एंथैल्पी के टर्म्स में रहेगी, CPT नहीं लिख पाओगे आप, ये दिमाग में बिठा लेना। एंथैल्पी कभी CPT नहीं लिखी जा सकती जब आप रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो। CPT एंथैल्पी केवल उसी केस में लिखी जा सकती है जब आइडियल गैस को रेफ्रिजरेंट आपने माना हुआ है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हुआ किस कंडीशन में, जब हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP निकाल रहे हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला डेवलप हुआ। तो मेरे यहां से एक क्वेश्चन पैदा हुआ यहां से कि इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट है किलो जूल पर केजी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ना देकर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी देता है, और वर्क इनपुट ना देकर पावर इनपुट देता है, या फिर पावर इनपुट पूछता है। तो पावर इनपुट और वर्क इनपुट, पावर इनपुट में और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, वहां पर मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है उसका मास फ्लो रेट। तो यही मैंने यहां पर लिखा है, ध्यान से समझना कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज H1 माइनस H4 किलो जूल पर केजी, एंड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट इंटू H1 माइनस H4। तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, किलो जूल, देखो किलो जूल पर केजी, और मास फ्लो रेट क्या होगा, केजी पर सेकंड, यही होगा ना। तो केजी से केजी कैंसल, तो किलो जूल पर सेकंड, और किलो जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा, वॉट। तो ये आंसर किस में आ जाएगा, किलो वॉट में। तो ये हमारे पास आ गया किलो वॉट में। तो आपको एग्जामिनर यदि आपको एग्जामिनर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी देता है और उसमें वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देता है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पूछता है, तो मास फ्लो रेट जो है उससे आपको केवल मल्टीप्लाई करना है। दूसरा मैं यदि यहां पर बात करूं वर्क इनपुट दिया है H2 माइनस H1, और पावर इनपुट कितना होगा, मास फ्लो रेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करो, मास फ्लो रेट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पावर इनपुट निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों में आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, केवल मास फ्लो रेट का फंक्शन होता है जो किलोवाट और किलो जूल में चला जाता है। इससे रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम देखता हूं, चलो इससे बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, देखो, एन आइडियल BC साइकिल, द स्पेसिफिक हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट इन किलो जूल पर केजी। स्पेसिफिक हीट दिया, किस में दिया है, किलो जूल पर केजी में। एट द फॉलोइंग स्टेट इज गिवन एज इनलेट टू कंडेंसर, कंडेंसर के इनलेट पर कितना है, 283 किलो जूल पर केजी, एग्जिट टू कंडेंसर 116 किलो जूल पर केजी, एंड एग्जिट टू इवापोरेटर इज 232 किलो जूल पर केजी। तो आप COP निकालो। तो COP निकालने से पहले मुझे ये एंथैल्पी दिए हुए हैं, उन एंथैल्पीज़ के बारे में तो मालूम होना चाहिए कि किस किस पॉइंट की एंथैल्पी है। इन्होंने नाम दे दिया, इसलिए मैंने आपको मेन फोकस किया था कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा हुआ है। तो हमने क्या कहा, देखो हमारा डायग्राम हम बनाते हैं, यहाँ से देखना ध्यान से कि ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये है TS डायग्राम हमने इस तरह से बनाया था। ये है मेरे पास 4 और ये है 1, ये है 2, यहाँ 3 एंड 4। ये पॉइंट है, यहाँ लगा हुआ है इवापोरेटर, दिस इज द इनलेट ऑफ इवापोरेटर, ये है एग्जिट ऑफ इवापोरेटर। 1 क्या हो गया, एग्जिट ऑफ इवापोरेटर, और 1 ही पॉइंट होगा इनलेट ऑफ कंप्रेशर। यही 1 पॉइंट क्या है, इनलेट ऑफ एग्जिट ऑफ इवापोरेटर और इनलेट ऑफ कंप्रेशर, कंप्रेशर का इनलेट होगा। 2 पॉइंट जो होगा वो होगा एग्जिट ऑफ कंप्रेशर और इनलेट ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर लगा हुआ है ना यहाँ पर, कंडेंसर का इनलेट होगा। 2 पॉइंट है इनलेट ऑफ कंडेंसर, और 3 पॉइंट है एग्जिट ऑफ कंडेंसर। 3 पॉइंट क्या है, एग्जिट ऑफ कंडेंसर, एंड 3 पॉइंट एग्जिट ऑफ कंडेंसर और इनलेट ऑफ थ्रॉटलिंग वाल्व और एक्सपेंशन वाल्व। ये इनलेट ऑफ एक्सपेंशन वाल्व या फिर एग्जिट ऑफ कंडेंसर है। और 1 पॉइंट फिर क्या हो गया, इनलेट ऑफ इवापोरेटर। देखो यहाँ से क्या क्या दिया है इन्होंने, इनलेट ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर का इनलेट क्या है, 2 पॉइंट,
तो H2 आपको गिवन है, H2 इज इक्वल टू 283 किलो जूल पर केजी। ठीक है, इनलेट ऑफ कंडेंसर। एग्जिट ऑफ कंडेंसर इज दैट पॉइंट H3 is 116 kilojoule per kg and exit of evaporator is 1 point. Exit of evaporator क्या है? H1 is 232 kilojoule per kg. सिंपल। इन्होंने क्या पूछा है? COP। तो COP is equal to H1 minus H4 अपॉन H2 minus H1, या फिर हम क्या लिख सकते हो? H1 minus H3 अपॉन H2 माइनस H1। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेना है। H1 कितना है जी? 232 माइनस 116 अपॉन 283 माइनस H1 इज 232। इनको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आएगा? मैं इसको कैलकुलेट कर दूँ। 232 माइनस 116 अपॉन 283 माइनस 232, 2.27 मेरे पास क्या आया? COP आया। तो हमारे पास ऑप्शन है 2.27 मेरे पास COP आया। इस तरह के यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हमने कहा था इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और इससे बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमने सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा हुआ होता है, उसका किस तरह से इनलेट होगा, कहाँ एग्जिट होगा, कहाँ इनलेट होगा, कहाँ एग्जिट होगा, कि यहाँ पर इनलेट होगा इवापोरेटर का, ये एग्जिट होगा इवापोरेटर का, ये इनलेट होगा यही कंप्रेशर का, ये इनलेट, ये एग्जिट होगा कंप्रेशर का, यही पॉइंट इनलेट होगा कंडेंसर का, और ये पॉइंट क्या होगा? एग्जिट ऑफ कंडेंसर और इनलेट ऑफ एक्सपेंशन वाल्व। ये हमारे पास है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमने देखा है। हमारा टॉपिक ये चल रहा था, इससे रिलेटेड मैंने छोटा सा एक प्रॉब्लम देखा। किससे रिलेटेड? COP से रिलेटेड, कि COP को हम किस तरह से निकालते हैं। मैं यहाँ से जो कंपोनेंट्स हैं उनको, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, हम अभी बता रहे थे कि मैं आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन क्यों यूज़ करता हूँ और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन क्यों यूज़ करता हूँ, एक्सपेंशन और कंप्रेशन किस किस तरह से यूज़ करना है। कंप्रेशन की भी दो कंडीशन होंगी, ये हमें देखना है। हमारे पास जो कंप्रेशन होगा वो पहला है ड्राई कंप्रेशन और दूसरा है वेट कंप्रेशन। ड्राई वर्सेस वेट कंप्रेशन हम देखना चाहते हैं कि ड्राई कंप्रेशन क्या होता है और वेट कंप्रेशन क्या होता है। जो TS डायग्राम जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, TS डायग्राम, इस TS डायग्राम में ये मेरा पास 4 पॉइंट था, ये मेरे पास 1 पॉइंट था, ये मेरे पास 2 पॉइंट था, ये मेरे पास 3 पॉइंट था। 4 से 1 यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता था और 1 से 2 यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, जिसको हम कंप्रेशन जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं। ये जो कंप्रेशन हो रहा है, ये वाला कंप्रेशन है 1 to 2, जो 1 से जो 2 प्रोसेस है, दैट कंप्रेशन इज द ड्राई कंप्रेशन। ये कौन सा कंप्रेशन होगा सर? ड्राई कंप्रेशन होगा। कौन सा होगा? ड्राई कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि यह जो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, इसके अंदर वाला रीजन, ये वेट रीजन है और वेट रीजन में लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको मैं वेट कंप्रेशन बोलूंगा अगर वेट रीजन से कंप्रेस करूंगा तो। और हम यहाँ पर ड्राई रीजन में जा रहे हैं तो ड्राई कंप्रेशन इसको बोला है। वेट कंप्रेशन क्या होगा? हमने कहा देखो ये वाला होगा वेट कंप्रेशन। ये कंडीशन जो आपको मिल रही है, ये 1' से 2', दैट इज द ड्राई वेट कंप्रेशन। 1' से 2', ये होगा मेरे लिए वेट कंप्रेशन। ये मेरे पास वेट कंप्रेशन है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सर मैं वेट कंप्रेशन यूज क्यों नहीं कर रहा हूं, ड्राई कंप्रेशन ही क्यों यूज कर रहा हूं। ड्राई कंप्रेशन से हमें डिसएडवांटेज दिख रहा है कि सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए अगर मैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को कांस्टेंट मानूं, ऑब्वियसली यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो रहा है, उसके साथ साथ वर्क इनपुट भी बहुत तेजी से कम हो रहा है। जब वर्क इनपुट कम होगा तो हम जानते हैं कि COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, और हम चाहते हैं कि वर्क इनपुट सबसे कम हो। वर्क इनपुट कम होगा तो COP बढ़ेगा, लेकिन ड्राई कंप्रेशन में हमें वर्क इनपुट ज़्यादा करना पड़ रहा है वेट कंप्रेशन की तुलना में। फिर भी आप ड्राई कंप्रेशन क्यों यूज़ कर रहे हो? ड्राई कंप्रेशन यूज़ करने का कारण होता है कि जो कंप्रेसर होता है वो लिक्विड को हैंडल नहीं कर पाता। लिक्विड इज द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस वाले रीजन में कंप्रेसर नहीं बन पाएगा।
दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर जो लिक्विड जो यहाँ पर जो कंप्रेसर लगा होता है, यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है और पिस्टन और सिलेंडर चलने के लिए, आसानी से चलने के लिए, स्मूथली उसको चलाने के लिए हमें उसमें लुब्रिकेंट डालना पड़ता है। लुब्रिकेंट डालना पड़ता है। लुब्रिकेंट जब वो वेट कंप्रेस कर रहा होगा, वेट कंप्रेशन के दौरान होगा, तो जो लिक्विड है वो लुब्रिकेंट को अपने साथ ले जाता है, मतलब वॉश आउट कर देता है, जिससे कि फ्रिक्शनल लॉसेस बढ़ जाते हैं पिस्टन और सिलेंडर के बीच में। यही हमने पास छोटे छोटे कारण हैं जिनकी वजह से मैं हमेशा वेट कंप्रेशन ड्राई कंप्रेशन यूज करूंगा वेट कंप्रेशन की तुलना में, चाहे वर्क इनपुट कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, वेट कंप्रेशन की तुलना में ड्राई कंप्रेशन को निम्नलिखित कारण से प्राथमिकता दी जाती है। नंबर 1, वेट कंप्रेशन के दौरान लिक्विड रेफ्रिजरेंट सिलेंडर हेड में ट्रैप्ड हो जाता है तथा वॉल्व को डैमेज कर देता है। सिलेंडर हेड में ट्रैप्ड हो जाता है और वॉल्व को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। यह सिलेंडर के अंदर स्नेहक, मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल, स्नेहक को साथ में सिलेंडर के स्नेहक को साथ में बाहर ले जाता है। मतलब जैसे ये बाहर निकलेगा तो सिलेंडर का लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको अपने साथ बाहर ले जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, इट मे बी वॉश आउट द लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रॉम द सिलेंडर। सिलेंडर से लुब्रिकेटिंग ऑयल को बाहर ले जाता है, जिससे कि फ्रिक्शनल लॉसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। वो क्वेश्चन पूछता है कि सर वेट कंप्रेशन यूज करोगे तो कौन सा कंप्रेसर यूज करोगे, इस तरह की। हमने कहा कि वो कंप्रेसर यूज करेंगे, अगर वेट कंप्रेशन एग्जामिनर ने बोला तो हमें जो यूज करना होगा हम उस तरह का कंप्रेसर यूज करेंगे जिसमें वॉल्व ना हो, और वॉल्व नहीं होते सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में। तो वही हम देखते हैं, जो कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो नोट लगा के हम देखते हैं। पहला पॉइंट, ड्राई कंप्रेसर में वर्क इनपुट वेट कंप्रेशन की तुलना में अधिक होता है। हमने अभी देखा था, ड्राई कंप्रेसर में जो वर्क इनपुट होगा वो वेट कंप्रेसर की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। ड्राई कंप्रेसर की तुलना में वेट कंप्रेशन के साथ सीओपी ज़्यादा होती है। ड्राई कंप्रेशन की तुलना में अगर वेट कंप्रेशन के साथ हम जाएं तो सीओपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वर्क इनपुट क्या है, कम है। अब केंद्रीय संपीड़क मतलब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जिसमें बाल उपस्थित नहीं होते हैं, वहां हम वेट कंप्रेसर सही रहता है। वहां बाल उपस्थित नहीं होते हैं, वहां पर वेट कंप्रेशन क्या रहता है, सही रहता है। अगर बॉल भी नहीं है तो डैमेज कहां से होगा, इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करेंगे। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन में थोड़ा सा सुपरहीट होना डिजायरेबल होता है। थोड़ा सा सुपरहीट होना हमारे लिए क्या होता है, डिजायरेबल होता है। यही मैंने देखा कि जो यहाँ पर जो ये कंप्रेसर मैंने यूज़ किया है और इस कंप्रेसर में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ किया है, तो सुपरहीट करना हमारे लिए डिजायरेबल होगा, क्योंकि ये मुझे एक्स्ट्रा यहाँ से काम करना पड़ता है, ये वाला काम। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क है, इसलिए मेरे लिए डिजायरेबल कौन होगा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। क्यों? क्योंकि हमारे पास वॉल्व है, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम वेट कंप्रेशन यूज़ नहीं करते हैं ड्राई कंप्रेसर की तुलना में। हमें कौन सा यूज़ करना होगा, ड्राई कंप्रेशन। तो ये हमारे पास हुआ W1 और ये हुआ मेरे पास W1 डैश। तो W1 इज ग्रेटर देन W1 डैश। फिर भी हम वर्क इनपुट कम करना चाहते हैं, फिर भी हम ड्राई कंप्रेशन ही यूज़ करेंगे। हमेशा क्या यूज़ करेंगे, ड्राई कंप्रेशन ही यूज़ करेंगे। अब मैंने कहा कि मैं छोटा सा एक पॉइंट देखता हूँ मैंने यहाँ पर नोट लगा के लिखा है कि जब हमारे पास जो अरेंजमेंट होते हैं, अरेंजमेंट का मतलब इवोपरेटर लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, एक्सपेंशन वॉल्व लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है। जो एक्सपेंशन वॉल्व और हम बात करेंगे इवोपरेटर के बीच में, एक्सपेंशन वॉल्व और इवोपरेटर के बीच में हम बात करना चाहते हैं। हीट गेन को कम करने के लिए इवोपरेटर थ्रॉटलिंग वॉल्व में थ्रॉटलिंग वॉल्व के जितना पास हो सके उतना पास लगाया जाता है हीट गेन को कम करने के लिए। मतलब क्या हो गया, यहां पर लगा हुआ एक्सपेंशन वॉल्व और यहां पर लगा हुआ इवोपरेटर। क्या लगा हुआ है, इवोपरेटर। अब ये प्रोसेस है, यहां से यहां तक जब लिक्विड आ रहा है इस पाइपलाइन के थ्रू, तो हम जानते हैं कि इसका टेम्परेचर बहुत कम होगा। इसका टेम्परेचर बहुत कम होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा। हम जानते हैं हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। अगर ये बहुत लंबा गैप हो गया तो बाहर से हीट अंदर की तरफ इसमें जाएगा, तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ टेम्परेचर वाला कहाँ जाएगा, इवोपरेटर के अंदर। तो वो कूलिंग इफेक्ट या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को कम करेगा।
फ्रिज जो ठंडा कर रहा था उतना ठंडा नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली। इसलिए हम चाहते हैं जो ये थ्रॉटलिंग बॉल है ना, ये थ्रॉटलिंग बॉल और ये इवापोरेटर, इन दोनों के बीच में जितना कम गैप हो सके उतना कम गैप होना चाहिए, जिससे कि हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को आसानी से बढ़ा पाएँ, जिससे कि रेफ्रिजरेंट जो फ्लो कर रहा है हीट को बाहर से एटमॉस्फेयर से ना ले, उसको हम हीट गेन बोल रहे हैं। यही हमने बोला है। दोबारा मैं बता दूं, हीट गेन को कम करने के लिए इवापोरेटर थ्रॉटलिंग वाल्व के जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक लगाया जाता है। ये हमने देखा है। नेक्स्ट में देखता हूं यहां से नेक्स्ट में जो देखता हूं, जो हम बात कर रहे थे शुरू से कि मैं यहां पर आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन यूज करूंगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की जगह, क्योंकि आइडियल साइकिल में या फिर कार्नोट रिवर्स कार्नोट साइकिल में हमने आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यूज किया था, और यहाँ पर जैसे ही हम एक्चुअल वर्किंग साइकिल में आए हमने आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन यूज किया। क्या कारण था कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन की जगह आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन हमने यूज किया? यही हमने पहले बताया है, इसको मैं अब दोबारा लिख के बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन को आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन में बदलने का कारण क्या कारण है? पहला देखो, वर्क आउटपुट बहुत कम होने के कारण आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का उपयोग नहीं करते। जब हम एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक करेंगे तो वर्क आउटपुट बहुत कम होता है, जो क्योंकि हम जानते हैं कि WE इज इक्वल टू माइनस BDP, WE इज इक्वल टू माइनस BDP। ये जो V होता है ना, ये होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब क्या हुआ कि जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन के दौरान लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व के अंदर आता है। क्या होता है? लिक्विड रेफ्रिजरेंट, क्योंकि कंडेंसर से किस फॉर्म में आएगा? लिक्विड फॉर्म में आएगा। लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन के दौरान लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में अंदर आता है, तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम होता है, बहुत कम होगा। इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? बहुत कम होगा। जब स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम है तो वर्क आउटपुट भी बहुत कम मिलेगा। अब वर्क आउटपुट बहुत कम मिल रहा है, जितना हमने जब मैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यूज करूंगा तो टरबाइन लगानी पड़ेगी। अब टरबाइन हम लगा रहे हैं लेकिन वर्क आउटपुट हमें बहुत कम मिल रहा है, इसलिए ये सौदा हमें महंगा पड़ता है। इसकी जगह हम आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन ही यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो हमने क्या किया है, यहां पर हमने क्या कहा, WE इज इक्वल टू माइनस BDP। जब लिक्विड एक्सपेंड होता है तो लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम होता है। लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम, ध्यान से सुन लेना, लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम वेपर की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है। इस प्रकार संपीड़न में वर्क आउटपुट के लिए एक्सपेंडर की कॉस्ट को जस्टिफाइड नहीं हो पाती है, इसलिए एक्सपेंशन में थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन यूज किया जाता है। एक्सपेंडर की कॉस्ट जस्टिफाइड नहीं हो पाती, इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझें। ये जो एक्सपेंडर है ना, एक्सपेंडर का मतलब जिसमें एक्सपेंशन हो रहा है। जब मैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यूज करूंगा तो एक्सपेंडर, वी विल यूज द एक्सपेंडर इज द टरबाइन। एक्सपेंडर क्या यूज करेंगे हम? टरबाइन। और टरबाइन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, वर्क आउटपुट इसके कंपैरेटिवली बहुत कम मिल रहा है, तो हमारे लिए ये सौदा घाटे का होगा। तो हम घाटे का सौदा करने से अच्छा है हम थोड़ा वर्क आउटपुट ले ही नहीं, क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस से हमें वर्क आउटपुट नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें वर्क आउटपुट तो मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा। कब? जब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यूज कर रहे हो तो। लेकिन टरबाइन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि एक फ्रिज ठंडा कर रहा है, कि पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर रहा है 1 घंटे में, और उसका जो चार्ज है वो फ्रिज आया है 20,000 रुपये का। कितने का? 20,000 रुपये का। दूसरा फ्रिज है जो 1 घंटे में कन्वर्ट कर रहा है वाटर को किसमें? आइस में। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा फ्रिज है वो भी इसको 45 मिनट में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इसका कॉस्ट है 50,000 रुपये। तो आदमी कौन सा लेना प्रीफर करेगा? ये वाला ना, ये आपका कोई लेगा ही नहीं। ये क्यों? इसका कॉस्ट क्यों बढ़ा? बिकॉज वी यूज द एक्सपेंडर। क्या हमने क्या यूज किया? एक्सपेंडर यूज किया है। कौन सा? टरबाइन। और टरबाइन का वर्क आउटपुट ज़्यादा होने के कारण, वर्क आउटपुट मिलने के कारण, थोड़ा बहुत वर्क आउटपुट मिलने के कारण समय थोड़ा कम हो गया है, COP थोड़ा इंक्रीज कर गया है, लेकिन कॉस्ट बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। तो हमें कॉस्ट को बहुत तेज़ी से इंक्रीज नहीं करना है। लमसम COP लगभग बराबर है, कॉस्ट बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम वो सौदा नहीं करते हैं। तो टू बी इंजीनियर का क्या होता है कि इंजीनियर क्या करता है कि आपको इकोनॉमिक भी करके देगा और अच्छा काम भी करके देगा, पैसे भी आपके बचाएगा और काम भी अच्छा होगा। तो यही हम कर रहे हैं
कि हमें यहाँ पर एक्सपेंडर यूज नहीं करना, एक्सपेंडर के दौरान आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यूज नहीं करना है, हम आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन यूज करेंगे। चूंकि हम जानते हैं आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन में कोई वर्क आउटपुट नहीं मिलता, लेकिन कॉस्ट भी तो कम लग रही है, इसलिए हम आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन ही यूज करेंगे। नेक्स्ट मैं देखता हूँ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इवोपरेटर का प्रेशर कम करें या फिर ज़्यादा करें, कंडेंसर का प्रेशर कम ज़्यादा करने पर या सुपरहीट करने पर क्या क्या इफेक्ट होंगे, तो हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का इफेक्ट देखेंगे, इसलिए मैं देखना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है मैं आपको समझाऊं कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज द रेशो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन शिफ्ट वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम और शिफ्ट वॉल्यूम का रेशो होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। एक्चुअल वॉल्यूम क्या है और शिफ्ट वॉल्यूम क्या है? शिफ्ट वॉल्यूम को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, यही हमने डेफिनेशन लिखा है। इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द कंप्रेसर टू द शिफ्ट वॉल्यूम। मतलब कंप्रेसर में आने वाला एक्चुअल वॉल्यूम तथा शिफ्ट वॉल्यूम का अनुपात ही क्या कहलाता है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहलाता है। कोई अंग्रेजी में कोई बहुत बड़ा नहीं लिखा है, तो हमने क्या कहा है, एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा? एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा, ध्यान से समझे। एक्चुअल वॉल्यूम होगा मास फ्लो रेट इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, मास फ्लो रेट इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये हो गया एक्चुअल वॉल्यूम। क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होता है मैं आपको समझाऊं। देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन मास, टोटल वॉल्यूम अपॉन मास फ्लो रेट। मास, तो हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मास फ्लो रेट की, तो मैंने मास फ्लो रेट दे दिया। तो मैंने क्या कहा, मास फ्लो रेट, तो हमने क्या कहा मास फ्लो रेट इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, हम जानते हैं π/4 d स्क्वायर इंटू एल। डी क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, एल इज द स्ट्रोक लेंथ, इंटू एन इंटू के। एन इज द नंबर ऑफ रोटेशन इन पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड आरपीएस, एंड के इज द नंबर ऑफ सिलेंडर। तो यही फॉर्मूला हमने लिखा है, देखो सेम फॉर्मूला है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज मास फ्लो रेट इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम π/4 d स्क्वायर एल एन के। हमने क्या कहा, V1 क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट ऑफ कंप्रेसर। m डॉट क्या होगा, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट kg पर सेकेंड। n क्या होगा, रोटेशन पर सेकेंड। k क्या होगा, नंबर ऑफ सिलेंडर। d इज द बोर और l इज द स्ट्रोक। इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, इसका हम प्रूवमेंट हमने किया है, प्रूवमेंट हम करते हैं इक्विपमेंट्स में, बाकी इसका प्रूवमेंट आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमा। हमने कहा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज 1 + c - c P2 upon P1 1 upon n, वेयर c इज द क्लियरेंस रेशो। c क्या है, क्लियरेंस रेशो, PC upon BS। VC यहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम होगा, BS यहाँ पर शिफ्ट वॉल्यूम होगा, n इज द एडियाबैटिक इंडेक्स। n क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स। P2 upon P1, देखो P2 प्रेशर होगा कंडेंसर का और P1 प्रेशर होगा इवोपरेटर का। P2 upon P1 मतलब P2 प्रेशर होगा कंडेंसर का और P1 प्रेशर किसका होगा, इवोपरेटर का। तो ये हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। इन फॉर्मूलेज के आधार पर हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बताएंगे कि कब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ रही होगी और कब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घट रही होगी। तो हमने यहाँ से देखा है। नेक्स्ट मैं टॉपिक देखता हूँ, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ परफॉर्मेंस ओवर द परफॉर्मेंस, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ BC सिस्टम। BC सिस्टम की जो परफॉर्मेंस पर हमें इफेक्ट देखना है जब मैं प्रॉपर्टीज को चेंज करूंगा। प्रॉपर्टीज को क्या करूंगा, चेंज करूंगा। मैंने कहा बाई डिक्रीज द इवोपरेटर प्रेशर, इवोपरेटर प्रेशर को कम करने पर, इवोपरेटर प्रेशर को कम करने पर, इवोपरेटर प्रेशर को क्या कर दिया आपने, कम कर दिया। ध्यान से देखना, जो हमने ये साइकिल बनाया 4 1 2 3, ये हमारे पास स्टार्टिंग वाली साइकिल है। ये हमारे पास 4 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 है और ये 3 है। अब मैंने इवोपरेटर प्रेशर को कम कर दिया। इवोपरेटर प्रेशर को कम किया तो मेरे पास यहाँ से लाइन गया, प्रेशर मैंने थोड़ा डिक्रीज कर दिया, तो P' इज लेस देन द P1, मतलब P1 इज ग्रेटर देन
पी डैश P1 डैश, ये हमारे पास हुआ। यहां से मैं ऊपर की तरफ गया, ये मेरे पास 2 डैश तक गया। अब मैंने कहा कि जब मैं यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, कम हुआ, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज डिक्रीज। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज। दूसरा मेरे पास क्या है, वर्क इनपुट इज इंक्रीज। देखो वर्क इनपुट क्या हो गया, यहाँ पर वर्क इनपुट अलग था, यहाँ पर W1 डैश, यहाँ पर W1 डैश इज ग्रेटर देन W1, वर्क इनपुट इज इंक्रीज। देन वी नो दैट कि COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ये कम हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो COP क्या होगी, डिक्रीज होगी, COP इज डिक्रीज। अब क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हम देखें। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 + C - C P2 अपॉन P1। इस फॉर्मूले को मैं आपको दिखाता हूं, इस फॉर्मूले के साथ एक्चुअली हुआ क्या। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज 1 + C - C P2 अपॉन P1 डैश। अब मैंने P1 की जगह क्या लिख दिया, P1 डैश कर दिया। अब P1 डैश की वैल्यू क्या हुई है, बड़ी है। P1 डैश की वैल्यू क्या हुई है, बड़ी है, ये वैल्यू इंक्रीज कर गया। अब जब ये वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये टोटल जो वैल्यू है ये वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो टोटल वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। नीचे वाली वैल्यू बढ़ी है, टोटल वैल्यू क्या कर जाएगी, ये देखो, ये हमने यहां पर थोड़ा सा गलत किया है, ध्यान से देखना, ये मैंने थोड़ा सा गलत किया। देखो अब ये जो P1 डैश है इसकी वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज। P1 डैश की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। जब P1 डैश की वैल्यू देखो कम हुआ है ना, P1 डैश की वैल्यू डिक्रीज हुई है। जब P1 डैश की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो ये जब नीचे वाली वैल्यू कम हुई है तो ये टोटल वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो टोटल वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज। भाई नीचे वाली वैल्यू डिक्रीज हुई है, मतलब मैंने कहा 5/2 इक्वल टू 2.5। अब मैंने कहा 5/1 इक्वल टू 5, तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो गया ना, मतलब इसका जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो गया, इंक्रीज, जब नीचे वाली वैल्यू डिक्रीज होगी। अब ये वैल्यू इंक्रीज हो गया, अब इसमें से ज्यादा वैल्यू माइनस होगी पहले की तुलना में, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ में आई बात। P1 डैश की वैल्यू हमने रखा यहाँ पर P1 की जगह, P1 डैश की वैल्यू कम है तो ये टोटल वैल्यू इंक्रीज कर गया। अब इसमें से कम वैल्यू की जगह अब ज़्यादा वैल्यू माइनस होगी, और ज़्यादा वैल्यू माइनस होगी तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो हमारे लिए यहाँ से हम चाहते हैं COP बढ़े, COP भी नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं बढ़ रहा, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, बाई इंक्रीज द कंडेंसर प्रेशर। कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करने पर, ध्यान से देखना, ये साइकिल है हमारे पास, कंडेंसर प्रेशर को मैंने इंक्रीज कर दिया। कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज किया तो थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज हुआ, ये कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज हुआ। मेरे पास क्या हुआ, P2 डैश इज ग्रेटर देन P2, प्रेशर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो वर्क इनपुट तो बढ़ा ही, इसके साथ साथ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और कम हो गया। पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना था, अब जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा अब वो इतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज डिक्रीज। तो क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हो गया, वर्क इनपुट इंक्रीज हो गया, COP कम हो गया। अब क्या हो गया सर, यहां पर क्या हो गया, आपने P2 डैश की वैल्यू रखा है जो कि ज्यादा है, P2 डैश की वैल्यू ज्यादा है तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, ये टोटल वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। जब ये टोटल वैल्यू इंक्रीज करेगी, अब इसमें से बढ़ा हुआ मान घटेगा तो ये वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो मेरे पास यहां से क्या हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जब मैं कंडेंसर के प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कम होगा, वर्क इनपुट भी कम होगा, COP भी कम होगी और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कम होगी। नेक्स्ट मैं देखता हूं बाई सुपर हीटिंग इन इवोपरेटर। इवोपरेटर के अंदर हमने थोड़ा सा सुपर हीट कर दिया है, स्लाइटली सुपर हीट कर दिया है। ये हमारे पास डायरेक्शन है। अब मैंने कहा कि मैंने क्या किया, इवोपरेटर के अंदर यहां से यहां तक जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, अब मैंने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कर दिया यहां तक, थोड़ा सा यहां से सुपर हीट कर दिया 1 से 1 डैश। तो मैंने यहां से कहा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इंक्रीज, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हो गया। अब यहां से मैं देखूं वर्क इनपुट भी थोड़ा सा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। COP क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो COP भी थोड़ा सा, COP जब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है, वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है, तो हम यहाँ कह नहीं सकते COP बढ़ेगा या फिर घटेगा। हम यहाँ पर कह नहीं सकते COP बढ़ेगा या फिर घटेगा। देखो
मैंने क्या कहा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज कर गया, वर्क इनपुट भी इंक्रीज कर गया। अब ये दोनों चीज इंक्रीज कर रहे हैं तो कैसे कहो कि सीओपी बढ़ेगा या घटेगा? हमने कहा कांट से सीओपी इज डिपेंड ऑन द रेफ्रिजरेंट, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है। अब हम वर्क इनपुट की बात देख रहे हैं, जिसका वर्क इनपुट बढ़ रहा होगा उसका सीओपी कांस्टेंट रह जाएगा या फिर कम हो जाएगा, और जिसका वर्क इनपुट नहीं बढ़ रहा होगा उसके लिए सीओपी बढ़ जाएगा। अब हमने कहा कि वर्क इनपुट का रिलेशन बताइए। वर्क इनपुट का मैं आपको रिलेशन बताता हूं कि वर्क इनपुट के साथ क्या होगा, कि वर्क इनपुट क्या होता है, गामा अपॉन गामा माइनस 1 P1 B1 माइनस P2 B2 होता है, P1 B1 माइनस P2 B2 होता है। तो मैं यहां से क्या कहूं, चूंकि हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू MRT, तो हमारे लिए यहां से क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू MRT1 और P2 V2 इज इक्वल टू MRT2। तो यहां से मैंने वैल्यू पुट किया, तो W इनपुट इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 MRT1 माइनस MRT2, यही हुआ। मैं यहां से क्या लिख दूं सर, ध्यान से समझना, मैं यहां से क्या लिख दूं, गामा अपॉन गामा माइनस 1 MR इज कॉमन टू टेक T1 माइनस T2, MR is common to take T1 माइनस T2। वर्क इनपुट इज दैट, अब मैंने यहां से कहा वर्क इनपुट इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 MRT1 1 माइनस T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। चूंकि हम जानते हैं कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो मेरे पास यहां से क्या हुआ कि वर्क इनपुट इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 MRT1 1 माइनस P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। यहां से आप देखिए, गामा कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, P1 और P2 कांस्टेंट है। तो बस चेंज कौन कर रहा होगा, वेरी कौन करेगा, T1, कौन करेगा, T1। तो वर्क इनपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T1। T1 इज व्हाट, T1 इज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर के इनलेट टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है वर्क इनपुट। टोटल वर्क इनपुट इज डिपेंडेंट ऑन द कंप्रेसर इनलेट टेम्परेचर। If compressor inlet temperature is decreased, then work input is also decreased. If compressor inlet temperature is increased, then work input is also increased. If work input is increased, यदि work input increase कर जाएगा तो work input increase कर जाएगा तो COP decrease हो जाएगा, और work input decrease करेगा तो COP increase होगा। यही अब क्या हो गया डिपेंडेंसी, कि हमारे पास टेम्परेचर के साथ है, इसलिए ये जो टेम्परेचर का वैल्यू है अलग अलग रेफ्रिजरेंट के लिए अलग अलग होता है, इनलेट टेम्परेचर। इसलिए मैंने यहां पर कहा है कांट से इट इज डिपेंड ऑन द रेफ्रिजरेंट, ये रेफ्रिजरेंट पर डिपेंड करता है। अब किस किस रेफ्रिजरेंट के साथ डिपेंडेंसी होगी वो मैं आपको बताता हूं। ये मैंने वही लिखा है जो भी आपको समझाया था, ये वाला। अब यहां पर देखिए आप, इवोपरेटर में सुपरहीटिंग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में बढ़ोतरी होती है। इवोपरेटर में सुपरहीट के कारण रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में बढ़ोतरी होती है, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इंक्रीज होगा। दूसरा, कंप्रेसर का वर्क इनपुट इनलेट टेम्परेचर का फलन होता है। अभी हमने देखा कंप्रेसर का वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर इज द प्योरली फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर T1 का फलन होता है। इसलिए सुपरहीटिंग से इनलेट टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, सुपरहीटिंग से इनलेट टेम्परेचर में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सिस्टम का COP घट जाता है या फिर बढ़ सकता है। यह निर्भर करता है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट आप यूज कर रहे हो। यदि मैं यहां से देखना, यदि R12 रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है तो COP बढ़ता है, यदि NH3 रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है तो COP घटता है, क्योंकि NH3 एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है जिसका एडियाबेटिक इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए हमें काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, तो वर्क इनपुट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं R12 यूज करूंगा, अगर रेफ्रिजरेंट R12 यूज करूंगा तो COP बढ़ेगा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और NH3 यूज करूंगा तो COP घटेगा, NH3 यूज करेंगे तो COP क्या होगा, घटेगा। ये हमारे पास कहानी थी। नेक्स्ट मैं देखता हूं यूज ऑफ फ्लश चैम्बर, फ्लश चैम्बर का उपयोग। फ्लश चैम्बर कहां से यूज किया जाता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया है कि फ्लश चैम्बर क्या काम आता है,
किस तरह से हम यूज़ करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम ये पढ़ रहे होते हैं, यहाँ से इवोपरेटर से ये गया, ये वेपर फॉर्म में चला गया, वेपर फॉर्म से यहाँ से कंप्रेस हो गया, यहाँ से कंप्रेस होने के बाद ये सुपर हिटेड वेपर हो गया, ये हो गया सुपर हीटेड वेपर, और यहां पर था सैचुरेटेड वेपर। ये हमने अभी देखा है, ये क्या है, सैचुरेटेड वेपर। फिर यहां से ये गया लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में, थ्रॉटलिंग बॉल से ये लिक्विड फॉर्म में आगे की तरफ जाता है। लेकिन थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस है ये एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, और यहाँ से यहाँ पर प्रेशर का चेंज बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए प्रेशर के चेंज के कारण या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में ना तो हीट बाहर चली जाती है, ना हीट अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर प्रेशर का चेंज हो रहा है, प्रेशर का चेंज होगा तो कुछ पार्ट वेपराइज हो जाता है, कुछ पार्ट क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, और कुछ पार्ट वेपराइज होगा तो यहाँ पर लिक्विड तो हमने पहले डाला है, अब जो बनेगा वो लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर बनेगा। अब ये यहाँ से सीधे जा रहा होता है किसमें, इवोपरेटर में। इवोपरेटर में लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर जाएगा तो हमारे लिए परेशानी होगी। परेशानी क्या होगी, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर जाएगा तो क्या परेशानी होगी वो आप देखिए। ये मेरे पास एक प्लेट है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मेरे पास ये दूसरी प्लेट है, इसका टेम्परेचर भी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का एक लिक्विड फ्लो किया, इसके ऊपर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का मैंने एयर फ्लो किया। 5 मिनट बाद इन दोनों को मैंने देखा, ये प्लेट ज़्यादा ठंडी थी, ये प्लेट कम ठंडी थी। मतलब क्या हुआ, सेम टेम्परेचर का वाटर और सेम टेम्परेचर की एयर में यदि किसी सब्सटेंस पर फ्लो करता हूँ तो जिस पर वाटर फ्लो किया है वो जल्दी ठंडा होता है। अब वाटर फ्लो किया है वो जल्दी ठंडा होगा, इसका मतलब हीट को ले जाने की क्षमता वाटर के पास ज़्यादा होती है, मतलब लिक्विड फॉर्म के पास ज़्यादा होती है। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करे, जिससे कि ये आसानी से हीट को स्टोरेज स्पेस से गेन करे। ये स्टोरेज स्पेस है, ये यहाँ से हीट को निकालेगा, उतना ही हमारे लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, आसानी से हीट को गेन करे। दूसरा, एक तो वेपर फॉर्म का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अच्छा नहीं होता है, हीट को ले जाने की कैपेसिटी कम होती है। दूसरा, इसका साइज भी ज़्यादा हो जाता है। साइज ज़्यादा होगा तो इवोपरेटर का साइज बढ़ेगा, इवोपरेटर का साइज बढ़ेगा तो हमारे लिए कॉस्ट बढ़ेगी। इनको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर में से वेपर को सेपरेट करना चाहते हैं। वी आर यूजिंग द फ्लैश चैम्बर फॉर सेपरेटिंग द लिक्विड एंड वेपर। लिक्विड और वेपर को इवोपरेटर में एंटर करने से पहले ही सेपरेट कर देता है। यहाँ मैंने फ्लैश चैम्बर लगाया है, फ्लैश चैम्बर यहाँ से वेपर को इस डायरेक्ट यहाँ पर सप्लाई कर देगा और इसके अंदर केवल लिक्विड जाएगा, इसके अंदर केवल क्या जाएगा, लिक्विड जाएगा। अब कायदा क्या बोलता है वो आप समझिए, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो फ्लैश चैम्बर होता है इसमें एक फ्लोट होता है, फ्लोट एक प्रेशर को मेंटेन करता है, तो उस प्रेशर से आपको यहाँ पर क्या देगा, वेपर को देता है। अब प्रेशर थोड़ा इंक्रीज करके दे रहा है, इसलिए कंप्रेसर को थोड़ा कम काम करना पड़ता है। ध्यान से समझना, कंप्रेसर को थोड़ा कम काम करना पड़ता है। कंप्रेसर को काम करना कम पड़ेगा तो COP इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो ये काम हमें कम करना पड़ रहा है, तो COP स्लाइटली इंक्रीज बाय यूजिंग द फ्लैश चैम्बर। COP इज इंक्रीज प्रैक्टिकली, बट थियोरेटिकली बुक में जो लिखा होता है वही हमें करना होता है। थियोरेटिकली हम मानते हैं कि COP के लगाने से फ्लैश चैम्बर के लगाने से COP पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये हम मानते हैं थियोरेटिकली। तो यही मैंने लिखा है फ्लैश चैम्बर का उपयोग। एक्सपेंशन के अंत में रेफ्रिजरेंट वेट स्टेट में होता है। हम जानते हैं कि स्टोरेज स्पेस से केवल लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर करता है, इसलिए फ्लैश चैम्बर में लिक्विड को वेपर से सेपरेट किया जाता है, जिससे कि केवल लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर में प्रवेश करता है, जिसके कारण इवोपरेटर की साइज तथा कॉस्ट भी कम होती है। अब थ्योरेटिकली क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन करना है, फ्लैश चैम्बर के उपयोग
फ्लैश चैम्बर के उपयोग से सिस्टम की सीओपी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिस्टम की सीओपी अनइफेक्टेड रहेगी। सिस्टम की सीओपी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। लेकिन प्रैक्टिकली सीओपी थोड़ा सा इंक्रीज करता है, ये हम जानते हैं। प्रैक्टिकली आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। देखो आपको क्या होता है, जैसे आपने क्वेश्चन पेपर दिया और पेपर देने के बाद आपको इसमें कोई डाउट है, तो डाउट है तो आप क्या करोगे, जहाँ जो संस्था एग्जाम करा रही है उसके लिए वो डाउट सेशन ओपन करेगी, उसमें आप अपना लगा सकते हो भाई 100 रुपये दे के, 50 रुपये दे के, जो भी उनका प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर सही है। तो वो बोलते हैं कि ऑथराइज बुक आप हमें बताइए, उसका फोटो खींच के भेजिए। तो ऑथराइज बुक में जो लिखा हुआ है वो है सीओपी इज कैन नॉट बी इंक्रीज। तो हमें थ्योरेटिकली ही सीओपी को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। प्रैक्टिकली सीओपी बढ़ती है, ये हम जानते हैं, ये हमारे पास है। नेक्स्ट मैं जो देखता हूँ, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज द कैस्केड सिस्टम। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है कैस्केड सिस्टम। व्हाट इज द कैस्केड सिस्टम? क्या होता है, वेपर कंप्रेशन जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम से अल्ट्रा लो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। अल्ट्रा लो का मतलब बहुत कम टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर, -40 -50 टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। तो एक सिंपल बीसी साइकिल से आप अल्ट्रा लो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हो। अल्ट्रा लो टेम्परेचर नॉट मेंटेन बाय द सिंपल बीसी साइकिल, सो कैस्केड सिस्टम इज यूज्ड। तो आपको कैस्केड सिस्टम यूज़ करना पड़ता है। कैस्केड सिस्टम में 2 बीसी साइकिल लगा दी जाती हैं, जिससे हम अल्ट्रा लो टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, -40 -50 को। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो ये हमारे पास है बीसी सिस्टम, मतलब कैस्केड सिस्टम। कैस्केड सिस्टम में ये क्या है, एक सिंपल बीसी साइकिल लगा है स्टार्टिंग में। ये स्टोरेज स्पेस होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्टोरेज स्पेस। इस स्टोरेज स्पेस से हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट को निकालेंगे। यह होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। Q1 अमाउंट ऑफ मैं हीट लूँगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेकर मैं कंप्रेसर WC1 मैंने कंप्रेशन दिया है, कंप्रेसर वर्क दिया W1, WC1 बोल दो इसको। और यहाँ से मैं यहाँ से हीट को रिजेक्ट करूँगा। यहाँ से जो हीट रिजेक्ट होगी, ध्यान से समझना, यहाँ से जो हीट रिजेक्ट होगी Q2 अमाउंट, वो इस इवोपरेटर के लिए हीट का एडिशन होगा। इस इवोपरेटर के लिए हीट का एडिशन होगा दूसरे के लिए। ये सिंपल एक हीट एक्सचेंजर आप बोल सकते हो। यहाँ से हीट यहाँ की तरफ चल जाएगी, सिंपल हीट एक्सचेंजर की तरफ बिहेव करेंगे। फिर यहाँ से आगे की तरफ निकल जाएगा ये सिंपल। जब इसको यहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी, इसको कंप्रेस करेंगे और ये यहाँ से वातावरण में एक्सपेंड कर देंगे, यह वातावरण में हीट को रिजेक्ट कर देंगे। ध्यान से समझना कि सिंपल बीसी साइकिल से जो काम नहीं हो पा रहा था, अल्ट्रा लो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा था, उसको मैंने 2 बीसी साइकिल को यूज़ करने से किया है, जिसको मैंने कैस्केड सिस्टम बोला है। तो ये है ना, ये इसको आप जो बुक में देखोगे तो आपको हीट एक्सचेंजर दिखा हुआ मिलेगा। ये सारे हीट एक्सचेंजर ही हैं, ये हीट एक्सचेंजर की तरह बिहेव करेगा। बस इसको मैंने सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है कि आप आसानी से समझ पाओ कि किस तरह से हुआ है। कि देखो हमने कहा कि बाई चांस यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है -40, ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है सर। अब मैंने जो हीट का रिजेक्शन किया वो किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये है -40, तो मैंने यहाँ से हीट का रिजेक्शन कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जो ये वाला जो साइकिल है ना, ये वाला साइकिल है -5 पर, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ये काम कर रहा है। 0 ज़्यादा है -5 से, इसलिए हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ यहाँ पर हीट फ्लो कर जाएगा, इसको यहाँ पर हीट मिल गया। अब ये इसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन के बाद यहाँ पर ये पहुँच गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब 50 मान लीजिए, 55 मान लीजिए, जो भी आपको मानना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इसने वातावरण में रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर रिजेक्ट कर पाता तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कभी 0 नहीं हो सकता है, इंडिया में तो बिल्कुल 0 नहीं हो सकता है। तो हमारे लिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जब 0 हो जाएगा तो फ्रीज करेगा क्या, कोई काम का नहीं है। तो हमने कहा 0 नहीं, हमें जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 42, 43, 45, 46 इस तरह से है, उस समय हीट को रिजेक्ट करना है। तो अल्ट्रा लो टेम्परेचर -40 में मेंटेन नहीं कर पा रहा था सिंपल से, तो मैंने 2 CD लगाकर मैंने यूज़ कर लिया। तो -50 पर मैंने हीट को, सॉरी ये 50 मैंने इसका टेम्परेचर मेंटेन करना था, जिससे कि मैं एटमॉस्फेयर में इसको आसानी से रिजेक्ट कर पाऊँ। ये हमारे पास काम है कैस्केड सिस्टम का, सिंपल कैस्केड सिस्टम का।
आसानी से समझने के लिए अल्ट्रा लो टेम्परेचर -40 से मैंने 0 पर रिजेक्ट कर दिया, इसको मैंने -5 पर डिज़ाइन किया है, -5 पर ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और 50 डिग्री यहाँ मेंटेन कर देगा, ये सिंपल बीसी साइकिल की तरह बिहेव करेगा, ये वाला ऊपर वाला। ये हमारे पास, इसको मैं टीएस डायग्राम में यदि बनाऊँ, टीएस डायग्राम में टेम्परेचर किस किस तरह से होंगे, देखो ये वाला जो टेम्परेचर होगा सबसे नीचे वाला जो मैंने टेम्परेचर माना है -50, तो ये होगा -50, ये होगा -50 और ये होगा 0 और सॉरी ये होगा, हाँ 0, ये होगा -5 और ये हो जाएगा 50 जो आपने अभी आपने माने हैं। तो ये हो जाएगा -40 और ये हो गया -5 और ये है 0 और ये है 50। ये जो मैंने जो टेम्परेचर का डेटा दिया है आपको, ये रफली डेटा है, समझने के लिए मैंने किया है जो मैंने यहाँ पर माना है, -40, 0, 5 एंड दैट इज 50। आप ये मत बोलना सर ये इसके ऊपर टेम्परेचर नहीं, ये एक्चुअली जब हम टीएस डायग्राम में दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे, ये हमने केवल समझने के लिए लिखा है। ये काम कर रहा है -5 पर, ये है रिजेक्ट कर रहा है 0 पर। तो देखो यहां से मैं स्टोरेज स्पेस होगा, यहां से स्टोरेज स्पेस होगा, इससे मैं कुछ अमाउंट ऑफ हीट को लूंगा, वो होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दैट इज द Q1। और मैंने इसको रिजेक्ट किया है किस टेम्परेचर पर, इसको हमने कहाँ रिजेक्ट किया है 0 डिग्री पर। तो ये हीट कहाँ आएगी, देखो ये ऐसा है, ये लेगा, इस हीट को ये लेंगे, ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट को ये लेंगे, कौन, ये वाली लाइन -5 पर, यहाँ पर हीट आएगी, Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर आएगी, नीचे की तरफ आ रही है, ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। अब ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट को कंप्रेस करेंगे, जब यहाँ से जो हमें वर्क देंगे हम इसको, ये है WC1, यहाँ से जो वर्क दे रहे हैं वो है WC2। इसको कंप्रेस करने के बाद ये यहाँ पर लेकर आया और यहाँ से एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो गया QR अमाउंट ऑफ हीट, QR अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है सर। देखो ये हीट को रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट करने के बाद हीट कहाँ आएगी, इसकी तरफ आएगी, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ ये क्या हो गया हायर टेम्परेचर, ये क्या हो गया लोअर टेम्परेचर, हीट इधर आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। बाकी आप दिखाना चाहो तो Q2 इस तरह से हीट का रिजेक्शन दिखा सकते हो, जो हीट का रिजेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर की तरफ हो जाएगा। ये हमारे पास इसका टीएस डायग्राम है, किसका, कैस्केड सिस्टम का। कैस्केड सिस्टम को मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कैस्केड सिस्टम इज यूज फॉर द अल्ट्रा लो टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। अल्ट्रा लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम कैस्केड सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंपल बीसी साइकिल से बहुत कम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने 2 साइकिल्स यहाँ पर लगाया है। अब यहाँ से जो COP बनेगी वो कैसे होगी आप देखिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है और वर्क इनपुट क्या है। देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मैं COP यदि देखूं, COP क्या होगा, COP होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ध्यान से समझना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज व्हाट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज द Q1 ओनली। यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रहा है, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की तरह काम नहीं करेगा, केवल Q1 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। और वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, इस WC1 प्लस WC2, WC1 प्लस WC2, ये हमारे पास हो गया वर्क इनपुट। इसको मैं आप ये बोल सकते हो W2, इसको मैं बोलूँ W1, ऐसे लिख दूँ, तो इसको हम क्या लिख देंगे W1 प्लस W2, बात एक ही है। तो मैंने यहाँ से क्या लिख दिया, COP ऑफ सिस्टम इस Q1 अपॉन W1 प्लस W2 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास 2 अलग अलग साइकिल हैं, इनकी अलग अलग COP होगी, तो COP फर्स्ट क्या हो जाएगी, देखो इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो COP फर्स्ट, पहली COP क्या हो जाएगी, पहली साइकिल की Q1 अपॉन W1, यहाँ से मैंने निकाला कि W1 क्या हो जाएगा, W1 क्या हो जाएगा, COP1, W1 क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन COP1, W1 क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन COP1, और COP2 क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन W2, तो W2 क्या हो जाएगा यहाँ से Q2 अपॉन COP2, Q2 अपॉन COP2।
अब व्हाट इज़ द Q2? हमने कहा सर Q2 क्या होगा, Q2 बराबर क्या होगा, Q2 कितना होगा, Q1 प्लस W1 बराबर Q2, उतना ही तो हो रहा है, इतना आ रहा है, इतना हमें निकल रहा है बाहर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा Q1 प्लस W1, ये क्या हो जाएगा Q2। Q2 अमाउंट ऑफ हीट कितना हो गया, Q1 प्लस W1, ये हमारे पास होगा Q2 की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस W1 अपॉन COP2, ये हमारे पास हुआ Q2 की वैल्यू। इक्वेशन नंबर ये हमारे पास एक था, इसको मैंने बोला 2, इसको मैंने बोला 3। हमने कहा भाई इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, W1 और W2 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो COP ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू Q1 अपॉन COP1 प्लस Q1 प्लस W1 अपॉन COP2, ठीक है सर, अपॉन COP2, ये मेरे पास आया, अपॉन COP2 ये मेरे पास आया। तो यहाँ से मैं क्या कर दूँ, Q1 अपॉन COP1 प्लस Q1 अपॉन COP2 प्लस W1 अपॉन COP2। चूँकि हम जानते हैं कि W1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन COP1, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा। तो COP ऑफ कैस्केड सिस्टम इज Q1 अपॉन COP1, यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन COP2 प्लस Q1 अपॉन COP1 एंड इंटू COP2, ये आपके पास आया, ठीक है। अब हमने क्या कहा, COP इज इक्वल टू Q1 ऊपर है, नीचे मैंने Q1 ले लिया कॉमन, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन COP1 प्लस 1 अपॉन COP2 प्लस 1 अपॉन COP1 इंटू COP2, ये हमारे Q1 से Q1 कैंसिल हो गया। तो COP इज इक्वल टू, देखो मैंने यहाँ से नीचे ये 1 है, ये मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या ले लिया, COP1 इंटू COP2 मैंने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा COP2, यहाँ क्या आ जाएगा COP1 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो इसको मैं ऊपर की तरफ भेजूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा COP1 इंटू COP2 अपॉन 1 प्लस COP1 प्लस COP2, ये मेरे पास हुआ। तो COP ऑफ कैस्केड सिस्टम इज COP1 इंटू COP2 अपॉन 1 प्लस COP1 प्लस COP2, ये हमारे पास है। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फार्मूला आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। क्या बोलेगा, एक कैस्केड सिस्टम है जो दो सिंपल BC साइकिल पर आधारित है, BC साइकिल पर डिपेंड है, जिसमें एक BC साइकिल है उसका COP दिया हुआ है और दूसरा BC साइकिल है उसका COP दिया हुआ है। एक BC साइकिल का COP 4 है, दूसरे BC साइकिल का COP 5 है। तो कैस्केड सिस्टम का COP निकालो। तो कैस्केड सिस्टम का COP आप कैसे निकालोगे, COP1 4 इंटू COP2 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 10 इक्वल टू 2। तो COP कैस्केड सिस्टम का कितना आ जाएगा 2। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है और यही डेटा बहुत फेमस है। इस डेटा में कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती और कंसेप्ट भी चेक हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। COP देगा एक का 4 एक का 5 और 4 इंटू 5 होगा 20, 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो COP आ जाएगी यहाँ पर कितना 2। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कैस्केड सिस्टम की COP है। तो हमने कैस्केड सिस्टम को आसानी से समझा है।
अल्ट्रा लो टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन किया जाता है उसको हमने आसानी से समझा है कि हम -40 से 50 तक हीट को रिजेक्ट कर सकते हैं और अल्ट्रा लो टेम्परेचर मेंटेन आसानी से कर सकते हैं। ये है हमारे पास कैस्केड सिस्टम। ये हमने जो अभी तक पढ़ा है और जो देखा है ये है हमारे पास BC सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, BCRC जिसको हम बोलते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमने देखा है। इससे बेस्ड जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने थ्योरी के साथ इंक्लूड किए हैं और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने अलग से आपको बताए हैं। ये आपका है BC सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थैंक यू।